23 राज्यों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ में घिरे यूपी के 800 गांव, बिहार में वज्रपात का कहर। पूरे देश में मानसूनी बारिश जारी है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश आसमान से आफत बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन के चलते बंद बद्रीनाथ हाईवे 83 घंटे बाद खुल गया है। हाईवे बंद होने से लगभग 4,500 यात्री जगह जगह फंस गए थे। बिहार में बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में 21 लोगों की जान चली गई है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। देश के 23 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने दी है। इसी के साथ मौसम विभाग ने रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी कई राज्यों में जारी की है। दिल्ली एनसीआर में आज होंगी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने शाम तक के जताए अनुमान। दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चलने वाली है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान जताया है। बारिश होने से एनसीआर में उमस का असर अब कम होने की भी आशा है। मौसम विभाग ने उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली एनसीआर में हल्की आंधी और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अगले 2 घंटों के दौरान गाजियाबाद, इंदिरापुरा, चपरोला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, सोना समेत कई जगह पर भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। उत्तराखंड में आज तेज बारिश होने का जारी किया गया येलो अलर्ट। नालों व झरनों का बढ़ सकता है प्रवाह। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज शनिवार को भी कई दौर की तेज बारिश हो सकती है, जिसके चलते नालों व झरनों का प्रवाह तेज होने से खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में इन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों व पर्यटकों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की हिदायत दी है। मौसम विभाग केंद्र की ओर से देहरादून समेत बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पंचावत जैसे कुछ जिलों और इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों की बात करें तो 15 जुलाई तक पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी इलाकों में भी कई दौर से तेज बारिश होने के आसार हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी देर में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई देखने को मिलेगी। जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु शामिल हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार होशियार सिंह वर्तमान में चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार आगे चल रहे हैं। बता दें कि जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भाजपा ने 3 सीट, कांग्रेस 2 और अन्य पार्टियों ने 8 सीटों पर पहले ही दर्ज जीत की थी। इस उपचुनाव में 10 सीट विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई थी, जिन पर दोबारा उपचुनाव हुआ है और एनडीए वर्सेस इंडिया की स्थिति एक बार फिर से बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गोरेगांव में NESCO प्रदर्शनी केंद्र में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ठाणे, बोरीवली और BMC की गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दोनों में 2 सुरंगें हैं। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मध्य रेलवे के कल्याण रोड रिमांड और नवी मुंबई के तुर्ग में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वह लोकमान्य तिलक टर्मिनस में एक नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में प्लेटफॉर्म 10 और 11 के विस्तार को देश को समर्पित करेंगे। MMRDA के एक प्रवक्ता ने कहा कि ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरने वाली ट्यूब सुरंगें बोरीवली के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे, ठाणे के
घोड़बंदर रोड के बीच सीधा संपर्क बनाएगी। उन्होंने आगे बताया कि 11 किलोमीटर लंबी बोरीवली ठाणे लिंक रोड बनने से ठाणे से बोरीवली की दूरी 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। ब्लड डोनेशन में यूपी के लोगों ने बनाया रिकॉर्ड। अपना खून देकर औरों की जान बचाने में उत्तर प्रदेश के लोगों का पूरे देश में कोई मुकाबला नहीं। राज्य की 14.61% आबादी ने साल 2023 में रक्तदान किया, जो सर्वाधिक है। यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे व इस रिकॉर्ड में गुजरात तीसरे पायदान पर है। आरटीआई कार्यकर्ता विपुल शर्मा के आवेदन के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई रक्तकोष पोर्टल के आंकड़े साझा करते हुए बताया, कोरोना महामारी के बाद देश में हर साल रक्तदान में करीब 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में 45 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ, जो 2022 में बढ़कर 80 लाख यूनिट तक पहुंचा और इस रेस में, इस रिकॉर्ड में सबसे आगे यूपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात। महाराष्ट्र की पुणे ग्रामीण पुलिस ने आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आईएएस अधिकारी के परिजनों पर किसानों को धमकाने का आरोप है। पुलिस ने आईएएस पूजा खेड़कर की माता मनोरमा खेड़का और पिता दिलीप खेड़कर समेत 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के साथ ही आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि आईएएस पूजा खेड़कर भी बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। बता दें कि आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे बंदूक हाथ में लेकर लोगों को धमकाते नजर आई थी। शुक्रवार शाम को पुलिस ने कहा था कि वे इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने पुणे की मुलशी तहसील के गांव ढवाली में एक जमीन खरीदी थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि खेड़कर ने अपनी जमीन के साथ ही अन्य किसानों की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इस विवाद में हाल ही में मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वे किसानों से तीखी बहस करती दिख रही हैं। इस दौरान वे एक व्यक्ति पर चिल्लाई और उन्होंने अपने पिस्तौल निकालकर हवा में लहराई। इस मामले में पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो पर संज्ञान लेकर कार्यवाही की गई है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या मनोरमा खेड़कर के पास बंदूक का लाइसेंस है या नहीं। एक किसान कुलदीप का आरोप है कि मनोरमा खेड़कर ने जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने अन्य किसानों को भी धमकाने का प्रयास किया। किसान ने बताया कि मनोरमा खेड़कर कई सुरक्षा कर्मियों के साथ उनके प्लॉट पर पहुंची और हाथ में हथियार लेकर हमें धमकाना शुरू कर दिया। भारतीय क्रिकेट की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार यानी कि आज चौथे T20 मैच के जरिए सीरीज अपने नाम करके एक नए दौर का आगाज करने के इरादे से उतरेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने वापसी करते हुए अगले दोनों मैच जीते और अब उसकी कोशिश चौथे T20 मैच को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने पर टिकी होगी। भारतीय क्रिकेट की युवा ब्रिगेड जिम्बाब्वे के खिलाफ शनिवार को चौथे T20 मैच के जरिए सीरीज अपने नाम करके एक नए दौर का आगाज करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम की कमाल संभाल रहे शुभमन गिल भी अपनी कप्तानी में पहली सीरीज जीतने के लिए उत्सुक होंगे।